नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां हम खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित विभिन्न विषय आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप उनके बारे में और जानकारी हासिल कर सकें। और इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है, कोई समस्या है, कोई आशंका है तो उनके जवाब भी जान सके एक फ़ोन कॉल के माध्यम से। जी हाँ, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहाँ पर हमारे विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञ होते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो आज किन दो विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले आइए डालते हैं आज के विषय पर नजर। आज हम बात करेंगे देसी गायों की नस्लों का संरक्षण एवं संवर्धन पर, और इसके अलावा हम आज चर्चा करेंगे मुर्गी पालन पर भी। और इन दोनों ही विषयों से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे 2 टोल फ्री नंबर हैं जो कि अगले 1 घंटे तक आपके लिए यहाँ पर ये नंबर उपलब्ध रहेंगे। 1800-1130-60, दूसरा नंबर है 1800-1130-61 टोल फ्री, यानी इन पर कोई शुल्क आपका नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, फ़ोन उठाएं। मुर्गी पालन से जुड़ा हुआ कोई भी आपका प्रश्न है, मुर्गियों की बीमारी से जुड़ा, उनकी फीड से जुड़ा हुआ या फिर उनके आवास आहार से जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और साथ ही जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि देसी गायों के संवर्धन से संबंधित जानकारियां भी हम आपको देंगे कि कैसे उनका संवर्धन किया जाए। इस पर भी आपके सवालों का स्वागत है। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले हमारे जो 2 विशेषज्ञ हैं जो कि आज के कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब देंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अधिराज मिश्रा जी हैं, आप सहायक आयुक्त हैं मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मिश्रा आपका कार्यक्रम में। और आपसे हम गायों के बारे में, देशी नस्लों की जो हम संवर्धन की बात कर रहे हैं, संरक्षण की बात कर रहे हैं, उस पर हम आपसे जानकारी लेंगे। और हमारे दूसरे मेहमान जो हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर पीके शुक्ला जी हैं। डॉक्टर शुक्ला, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है बहुत बहुत। और आप डीन हैं दुवासु मथुरा में। तो आपसे हम जानेंगे किस तरीके से मुर्गी पालन और बेहतर तरीके से हमारे जो मुर्गी पालक है वो कर सकते हैं, कौन सी सावधानियाँ हैं और इसे कैसे विस्तार दिया जाए, नई तकनीक का कैसे इस्तेमाल किया जाए, सभी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। और हाँ, दोनों ही विषय से जुड़े हुए आपकी कॉल्स का हमें ज़रूर इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपकी भागीदारी ही सुनिश्चित करती है कि हमारे कॉलर किस तरीके से हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो विषय हैं उनसे लाभ ले रहे हैं, और ये हमारी कोशिश भी होती है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर अधिराज मिश्रा जी से बात करते हैं। अधिराज जी, अब जैसे कि हम देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम एक आम किसान, एक पशुपालक की भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये क्या है? देखिए, ये हम बताएंगे कि देसी नस्ल जो हम बोलते हैं, पहले क्रॉस ब्रीडिंग करके विदेशी नस्ल को यहाँ पे दूध उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा था। पर अभी हमने ये देखा है कि देसी नस्ल भी हमारे उतने ही अच्छे दूध दे रहे हैं, उनके गुणवत्ता भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए भारत सरकार का ये योजना है कि कैसे देसी नस्ल का संवर्धन किया जाए और उसका कैसे भी डेवलपमेंट किया जा सके, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट ये दोनों का किया जा सके, इसलिए ये किया जाता है। इनको अगर देखेंगे कम लागत में इनसे ज़्यादा हमें फ़ायदा मिल सकता है, जो कि भारत सरकार की तरफ से एक योजना चलाई गई है, 2014 से चल रही है, जिसको हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन बताते हैं। उस योजना के तहत देसी नस्ल का संवर्धन किसानों को कैसे पहुंच सके, ये योजना हम चला रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, एक समय था जब हम क्रॉस ब्रीड का काफ़ी हमारे जो किसान थे, पशुपालक थे, डेयरी से जुड़े जो हमारे पशुपालक थे, उनमें क्रेज़ रहता था। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार देसी गायों के संवर्धन और संरक्षण की बात कर रही है, धीरे धीरे प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती की ओर हम रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में देसी गायों की भूमिका या फिर कहें उनका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो इस पर हम और विस्तार से तो बात करेंगे ही, लेकिन हाँ, कॉल करना हमें ना भूलें। आगे चर्चा को बढ़ाएं उससे पहले देखते हैं हमारी आज की रिपोर्ट। पशुओं को किसानों का धन माना जाता है और पशुपालक किसानों की आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा पशुधन से आता है। पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार भी देसी नस्ल के दुधारू पशुओं के संरक्षण की दिशा में लगातार अहम कदम उठा रही है। इतना ही नहीं, दूध उत्पादन और मांग में संतुलन के लिए भी काफी कोशिशें की जा रही हैं।
व्यावसायिक फार्म प्रबंधन और बढ़िया पोषाहार के जरिए भारत में देसी नस्लों की उत्पादकता में बढ़ोतरी करने की काफी संभावनाएं हैं। ऐसे में देसी नस्लों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई थी। केंद्र सरकार ने 2014 में इस मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत सरकार देसी नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देकर दूध के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। इस योजना का उद्देश्य इन पशुओं में होने वाली बीमारियों को रोकना भी है। इस मिशन के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम को केंद्र में रखा गया है। इसके तहत स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य दुधारू पशुओं के स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। योजना के जरिए दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साहिवाल, राठी, थार पारकर, रेड सिंधी और अन्य कुलीन स्वदेशी नस्लों के जरिए बाकी नस्लों को उन्नत बनाने का काम भी किया जा रहा है। तो बिल्कुल अभी आपने हमारी रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से सरकार की योजनाएं हमारे पशुपालकों के लिए काम कर रही हैं। हमारे पशुपालक इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और देसी गाय संरक्षण और संवर्धन को और गति दी जा रही है। चलिए बात करते हैं आज का जो हमारा दूसरा विषय है, यानी मुर्गी पालन। डॉक्टर पंकज, मुर्गी पालन की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे मुझे समझ आता है और जैसे एक्सपर्ट से बात हुई मेरी, तो बीते इन 2 सालों में कोरोना काल में काफ़ी इससे सेटबैक रहा, मतलब काफ़ी नुकसान हुआ मुर्गी पालकों को। अभी मौजूदा स्थिति क्या है? जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है वो एक बहुत नाजुक व्यवसाय है, और जैसा कि आपने कहा और सत्य भी है कि विगत कोरोना काल में शुरुआती तौर पे इस मुर्गी को ही कोरोना संक्रमण फैलने का कारण मान लिया गया था, जो तथा कदापि उचित नहीं था और ना तथ्यों से भरा हुआ था। सब तथ्यों से परे भ्रामक प्रचार के कारण जो हमारा मुर्गी का उद्योग था, जो मुर्गी पालन का उद्योग था, उसको काफ़ी बड़ा सेटबैक रहा। और लगभग 2020 की अगर हम बात करें तो मार्च से लेकर के और जुलाई तक के बीच में जो एस्टिमेटेड आंकड़े हमें बताते हैं, लगभग 25,000 करोड़ का भारतीय जो हमारा मुर्गी पालन का व्यवसाय था उसको नुकसान हुआ था। धीरे धीरे जब लोगों में समझ बढ़ी और उनको पता चला कि ये एक पौष्टिक और संतुलित प्रोटीन का सोर्स है और इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करता है, तो अगले 3 महीनों में इस उत्पाद की खपत अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा बढ़ी। लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और उसके परिणाम भी हमको देखने को मिले कि लोग तेज़ी से स्वस्थ होते गए और अपना पुराना जो विगर था उसको उन्होंने पुनः प्राप्त किया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भारत में भी मुर्गी पालन जो है काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। अगर आप पुराने 70 के दशक की बात करें तो हम इस मुर्गी को पिछवाड़े में पाले जाने वाले एक बर्ड के रूप में जानते थे, जिससे कुछ अंडों की प्राप्ति होती थी। 80 के दशक में हमने ये जानना प्रारंभ किया कि एक और प्रजाति मुर्गी की विकसित हुई जिसे ब्रॉयलर के नाम से जानते हैं, और ये मांस उत्पादन की दृष्टि से पाली गई। और उसके बाद 90 का दशक आते आते धीरे धीरे इसके प्रसंस्करण और इसके प्रोसेसिंग पे भी विचार किया गया, और अब जो हमारा एरा चल रहा है वो एक क्वालिटी एग और मीट को डिलीवर करने का है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो वो 70 के दशक से आज की अगर हम तुलना करते हैं तो जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है कई सैकड़ों गुना बढ़ा है। वैश्विक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो भारत का अंडा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 3रा स्थान है। जो प्रथम स्थान है वो चाइना का है, जो दूसरा स्थान है वो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। और भारत में भी अगर आज की तारीख पे हम देखें तो लगभग जो अंडे का उत्पादन है वो 122 बिलियन अंडा है, जो लगभग जो दूसरा स्थान है विश्व में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसके बहुत करीब है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आने वाले समय में हम इस दूसरे स्थान को प्राप्त कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आप बता रहे हैं डॉक्टर पंकज कि ये बहुत संवेदनशील है, और इसीलिए हमारे जो मुर्गी पालक हैं उन्हें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जैसे चेंज ऑफ वेदर होता है या फिर कोई इन्फेक्शन अगर एक मुर्गी में दिखाई दिया तो बहुत जल्दी उसे कदम उठाने की ज़रूरत होती है। टीकाकरण को कई बार लेकर के हमारे जो मुर्गी पालक हैं वो उतने संजीदा नहीं रहते हैं, उतना ध्यान नहीं देते, उससे भी बहुत तरह के नुकसान हो जाते हैं। तो जैसा कि हमें डॉक्टर पंकज बता रहे हैं कि जो अभी मौजूदा स्थिति है वो बहुत ही सुखद है और इसमें लगातार हम प्रगति के पथ पर हैं और आने वाले समय में हम बेहतर कर सकते हैं क्षेत्र में। फिलहाल देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट।
अगर विशेषज्ञों की सलाह लेकर सही तरीके से मुर्गी पालन किया जाए तो ये एक मुनाफे का व्यवसाय साबित होता है। मुर्गी पालन करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। मुर्गी पालन के लिए जब आप शेड बनाएं तो ध्यान रखें कि वो जगह खुली हुई और सुरक्षित हो। खुली और हवादार जगह होने से मुर्गियों को ताजी हवा मिलती रहेगी, जिससे वो बहुत सी बीमारियों से बची रहेंगी। मुर्गियों के रहने की जगह को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा मुर्गियों और चूजों को सूखी जमीन में रखें। गीली जगह पर उनके बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। मुर्गियों को पीने के लिए साफ पानी दें और खाना पर्याप्त मात्रा में रखें। मुर्गियों को खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम दें। जिस बर्तन में मुर्गियों को भोजन दें उसे हर 2 दिन के अंतराल में साफ करें। रात के समय बल्ब जलाकर रखें, जिससे चूजे और मुर्गियां ज्यादा से ज्यादा समय खाने में लगाएं। इससे चूजों को जल्दी बड़ा होने में भी मदद मिलेगी। चूजों को बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीके लगवाते रहें। इसके अलावा बार बार चूजों को न छुएं, इससे वो डर जाएंगे और इसका असर उनकी वृद्धि पर भी पड़ेगा। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी है पूरी, जिसमें हमने आपको मुर्गी पालन से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। और चलिए अब कॉल्स लेने का सिलसिला शुरू करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमें टेलीविजन से देख रहे हो और दोनों ही विषयों के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स पर ज़रूर कॉल करें। नंबर हम साथ साथ स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, वहाँ से आप नंबर नोट कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। मुर्गी पालन हो या फिर देसी गायों के संवर्धन या फिर संरक्षण से जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें फ़ोन कीजिए। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अधिराज, जैसे कि हम देसी गायों के संवर्धन और संरक्षण की बात कर रहे हैं, दरअसल इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से समझे और इसमें हमारे किसान किस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उन्हें किस तरह का इससे लाभ भी होगा, ये भी बताएं। देखिए, ये बता सकते हैं कि अभी भारत में जो ब्रीड रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो देसी नस्ल अगर गायों का हम देखेंगे तो लगभग 50 देसी नस्ल गायों के हैं और 17 देसी नस्ल जो भैंसों के हैं। तो इसमें हम देखेंगे, अगर दूध की बात करते हैं, अगर गाय जो किसान भाई पालन करना चाहते हैं तो देसी नस्ल जैसे गिर है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, इस तरीके के जो नस्ल हैं ये अच्छे दूध देते हैं और डिजीज़ रेजिस्टेंस भी ये है, जो कि उनके कम उनके रोग लगते हैं इन कंपैरिजन टू जो हमारे संकर जातीय हैं या विदेशी नस्ल के हैं। तो उससे क्योंकि ये हमारे और हीट टॉलरेंट भी हैं, जो कि हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं और कम लागत में अच्छी तरह इसका दूध भी उत्पादन बहुत अच्छा हो सकता है और गुणवत्ता भी इस दूध का भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे स्टडीज में और ये भी इसमें बहुत मेडिसिनल वैल्यू है, पोषक तत्वों से भरपूर है देसी दूध, देसी गाय का दूध। और अब देखिए इसका बाजार भी काफ़ी विस्तार लेता जा रहा है कि उपभोक्ता भी मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार है। तो किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए बहुत अच्छा बाजार खुल रहा है जिसका वो लाभ उठा सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ विपिन जी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें कॉल लगाया है। आइए बात करते हैं। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्कार विपिन जी, बताइए क्या सवाल है। मैम मेरा सवाल ये था कि जो गाय के बारे में मुझे जानना था कि देसी गांवों में जो डॉक्टर से बीज डलवाते हैं तो उसमें डॉक्टर ज्यादातर ये बोलते हैं कि वो जर्सी बछड़ा होता है या फिर जर्सी या फिर मुर्रा बछड़ा होता है। तो जैसे कोई बीज डलवाना चाहता है तो क्या देसी गाय मतलब देसी बछड़ा होने का बीज डलता है या नहीं डलता है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका और मुझे लगता है कि जो ये पूरी जो योजना है वो इसी के आसपास ही है। डॉक्टर अधिराज क्या बताना चाहेंगे? विपिन जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हम आपको बताना चाहते हैं, भारत सरकार की तरफ से ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत एक राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना जो चलाए गए हैं 2019 से शुरू गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी से ये उसका उद्घाटन किया गया था और इसके तहत हमने लगभग 600 जिले लिए थे देश के, जहाँ पे ये जो आप बोल रहे हैं देसी नस्ल के गाय का जो सीमेन होता है उसको उसके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रावधान किया गया है, जो कि निःशुल्क किया जाता है भारत सरकार की तरफ से, जो कि
हमारे AI टेक्नीशियंस हैं वो आपके घर पहुंचेंगे, कहीं पे भी होता है आप निकटतम जी जी। लेकिन डॉक्टर अधिराज, जो इनका सवाल था वो यही कि अच्छा वीर्य मिले कहाँ से, जो देसी बछड़े का हो, तो इसके लिए कहाँ संपर्क करें? कई बार जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पशुपालकों को भी कैसे पता चले कि हाँ वो जो चाहते हैं, जो करना चाह रहे हैं वही है? देखिए सारे राज्यों में ये हमारे जो सीमेन स्टेशंस हैं, सीमेन स्टेशन से अच्छी देसी नस्ल के जो सीमेन बनते हैं, तो वो सीमेंट सारे राज्यों को सप्लाई किया जाता है और सारे राज्यों का निकटतम पशु चिकित्सालय जो है वहाँ से संपर्क कीजिए और जो AI टेक्नीशियन हैं जो आपके घर में आके कृत्रिम गर्भाधान करते हैं उनसे संपर्क कीजिए और जो नस्ल के आपको चाहिए वहाँ पे अवेलेबल किया गया है तो आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और बेसिकली हम बताना चाहते हैं कि रीजन वाइज भी हमने कुछ किया है जो कि अपने स्टेट का जो ब्रीडिंग पॉलिसी है उसके हिसाब से कोई स्टेट अपने जो देसी नस्ल चाहिए उनके राज्यों के लिए, जो उनके राज्यों के लिए सही हो सकता है, उस हिसाब से किया गया है। ठीक है, एक कॉलर है नंद स्वरूप मिश्रा है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमें फोन लगाया है। आइए बात करते हैं। जी नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, सवाल बताएं अपना। हाँ नमस्ते मैडम, नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी। मैं जानना चाहता हूँ कि देसी मुर्गी का पालन करना हो तो हमें कहाँ ट्रेनिंग लेनी है, कहाँ से हमें बच्चे प्राप्त होंगे, क्योंकि देसी मुर्गी का मीट भी काफी महंगा बिकता है, उसके अंडे भी काफी महंगे बिकते हैं। ठीक है नंद स्वरूप जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो डॉक्टर पंकज क्या बताना चाहेंगे? जैसे बता रहे कि देसी नस्ल की मुर्गियों को ये पालना चाहते हैं मुर्गी पालन में, तो कहाँ से प्राप्त होंगे चूजे? मिश्रा जी, आप बाराबंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो पहले मैं चर्चा कर लूं कि आपको उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कृषि विज्ञान केंद्र हैं और कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में और वेटरनरी यूनिवर्सिटीज़ में मुर्गी पालन विभाग भी है, पोल्ट्री साइंस डिपार्टमेंट भी है। इन दो जगहों पर आप अपना ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसका भी एक इंस्टीट्यूट जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है आईजेट नगर बरेली में, और बाराबंकी से बरेली काफ़ी नज़दीक है, तो आप ये प्रशिक्षण वहाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। इन सारे इंस्टीट्यूट्स के जो वेबसाइट्स हैं उसमें पूरे साल के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदर्शित होते रहते हैं। आप जो देसी मुर्गी पालन को सीखना चाहते हैं, उसका प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बारे में इन संस्थाओं से जानकारी ले सकते हैं। मैं स्वयं जो वेटरनरी यूनिवर्सिटी मथुरा है वहाँ से हूँ और उसका जो पोल्ट्री साइंस डिपार्टमेंट है उसका हेड भी हूँ, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा जो जिला ग्राम्य विकास अधिकरण है उनसे भी अगर आप बात करें तो वह आपकी ट्रेनिंग को वहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। आप अपने निकटस्थ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से बाराबंकी में भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं कि चूजे कहाँ से प्राप्त होंगे और प्रशिक्षण आपको कहाँ लेना चाहिए। लखनऊ में भी पूर्व में एक केंद्र था परंतु अभी उसे स्थानांतरित किया गया है। तो ऐसे कई प्रशिक्षण संस्थान हैं। इसके अलावा भारत सरकार के मंत्रालय के 4 जो हमारे केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन हैं, उत्तर का चंडीगढ़ में, दक्षिण का हिस्सरघटा बेंगलोर में, पूर्व का हमारा भुवनेश्वर में और पश्चिम का हमारा मुंबई में, तो ये चारों संस्थान भी पूरे वर्ष आप लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम या प्रशिक्षण को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये राज्य सरकारों के सहयोग से करते हैं। और अगर आपको बाराबंकी में प्रशिक्षण की आवश्यकता है, आप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें, वो इन केंद्रीय संगठनों से संपर्क करके आपको आपके ही स्थल पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी करा सकते हैं जी। और जहां तक इनके चूजों की प्राप्ति का सवाल है, सारी हैचरीज हैं, मैंने 4 आपको केंद्रीय कुक्कुट विकास संस्थान संगठन बताए हैं। इन चारों से आपको ये चूजे मिल सकते हैं। जो विश्वविद्यालय के हैचरीज हैं उनमें आपको मिल सकती हैं। और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है 2 नस्लें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं यहाँ पर, एक तो आपको असील और दूसरा आपको कड़कनाथ। दोनों ही जो नस्लें हैं इनके चूजे बड़े आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अलावा पिछवाड़े में घर के पिछवाड़े में पाले जाने वाली मुर्गी है, तो खासकर उत्तर प्रदेश में चैब्रो ब्रीड का भी बहुत ज़्यादा मांग है। इस ब्रीड को भी आप पाल सकते हैं, हमारे विश्वविद्यालय में भी ये उपलब्ध है और अगर आप चाहें तो चंडीगढ़ से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जानकारियाँ भी आपने दे दी हमें। और नंद स्वरूप मिश्रा जी, क्योंकि आप बाराबंकी में रहते हैं तो आप देखिए कि आपके आसपास आपकी रीच में कौन सी जगह है जहाँ से आप ये चूज़े प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही हेलो किसान में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इन दोनों विषयों पर चर्चा हमारी जारी रहेगी और हाँ, आपकी कॉल्स का भी हमें इंतजार है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। छोटा सा अरे भाई
सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, और अगर आप अभी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको हमारे आज के जो 2 विषय हैं उनके बारे में बता दें। आज हम बात करें देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन के बारे में, और साथ ही मुर्गी पालन पर भी हम चर्चा करें और आपकी कॉल्स ले रहे हैं। हेलो किसान में कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो 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 जी, श्रवण सिंह जी बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी श्रवण जी, हम सुन रहे हैं, अपना सवाल बताएं। ये मेरा ये सवाल था कि ये जयपुर में मैं जो राजस्थान से बोल रहा हूँ, वो देसी गाय की नस्ल कहाँ मिली है मैं? ठीक है, देसी गाय की नस्ल आप लेना चाहते हैं, आप राजस्थान के जयपुर से हैं, यही सवाल है ना आपका? हाँ सर। जी अधिराज जी क्या बताना चाहेंगे? आपको ये बताना चाहते हैं कि भारत सरकार की तरफ से हमारे कुछ सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हैं जो कि राजस्थान में एक सूरतगढ़ में है, जहाँ पे थारपारकर ब्रीड आपको अवेलेबल हो सकता है, वहाँ से आप संपर्क करके ले सकते हैं। इसके अलावा आप निकटतम जो आपके पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे बात कर सकते हैं, जहाँ पे अच्छे किसान होते हैं जो ये फार्म अच्छा खोलते हैं, वहाँ से भी आप देसी नस्ल के गाय ले सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार का राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत और एक योजना भी चल रहा है जो ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी अभी ये प्रावधान किया गया है कि जो 200 गाय या भैंस रख के, मिनिमम 200 रख के अपना फार्म खोलना चाहते हैं, उधर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसमें सब्सिडी भारत सरकार की तरफ से 2 करोड़ की सब्सिडी है। वो भी फार्म्स जहाँ पे एस्टेब्लिश हो गए हैं वहाँ से आप देसी नस्ल के गाय ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो अभी आप समझ चुके हैं कि कहाँ से आप देसी नस्ल की गाय प्राप्त कर सकते हैं। एक और कॉलर है, आइए बात करते हैं उनसे भी। हेलो 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 जी नमस्कार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैम सुन पा रहा हूँ। जी बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश से बोल रहा था, को ये देसी नस्ल की कौन सी गाय जो ज्यादा दूध देती है? मध्य प्रदेश से हैं आप, सीहोर जिले से है ना, और हाँ, देसी गाय के बारे में जानना चाहते हैं। अधिराज जी, देसी गाय यहाँ के लिए कौन सी आप बताना चाहेंगे जो अच्छा दूध, जिसकी दूध की मात्रा भी अच्छी है? जो तेजपाल सिंह जी ने पूछा कि कौन सी नस्ल अच्छी देती है, तो अगर हम दूध की बात करें तो गिर जो कि बहुत अच्छी है उसको हम रख सकते हैं। साहिवाल एक ब्रीड है जिसको भी हम पाल सकते हैं, और इसके अलावा रेड सिंधी भी हम देख सकते हैं। तो ये सारे आप देख सकते हैं जो कि दूध देने वाले नस्ल हैं, ये अच्छे दूध देते हैं। और इसका भी अगर आपके पास कोई भी अपने घर में गाय है तो उससे भी आप अपना यही ब्रीड निकाल सकते हैं। अगर आप कृत्रिम गर्भधान करवाते हैं, इस जो सीमेन अवेलेबल होता है इससे करवाइए और आपके घर में भी ये अच्छी पैदा हो सकते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो 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 देवेंद्र जी हमारे साथ फोन पर। जी देवेंद्र जी बताइए सवाल क्या है? सवाल है सर। हेलो जी जी हम सुन पा रहे हैं। देवेंद्र जी सवाल बताइए। सर हमारे ये 3 साल पहले हमारी गाय थी, उससे 7 लीटर दूध देती थी, और उससे बछड़ी है वो 3 वर्ष की हो गई, गिर गाय की, गिर का बीज था जी। हाँ उसकी सवाल पूरा कीजिए। और देवेंद्र जी मैं आपसे यहाँ पर अनुरोध करूंगी। 3 वर्ष की हो गई और उसके
वो हमने कई बार करा ली, बीज डलवा दिया, पर वो ही जी गर्भधारण नहीं हो रहा है। हाँ, गर्भधारण नहीं हो रहा जी। देवेंद्र जी, देखिए गर्भधारण नहीं रहने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फिर भी हम आपको कुछ साधारण उपाय बताते हैं, वो आप देख लीजिए। पहले तो एक है उसका बॉडी वेट कितना हुआ, अगर सफिशिएंट बॉडी वेट बन गया है तो गर्भधारण कर सकता है। उसके अलावा ये भी देखना है उस सफिशिएंट अगर प्रोटीन का मात्रा अगर सही है, उसका जो आहार में प्रोटीन का मात्रा सही है, उसको आप देख सकते हैं। कुल्थी भी दे सकते हैं उसके प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के लिए। और उसके अलावा अगर देखेंगे कोई इन्फेक्शन, मुझे नहीं लगता है क्योंकि ये पहली बार आपको इसके लिए कर रहे हैं, तो इसके इन्फेक्शन का चांसेस नहीं हो सकते हैं। पर फिर भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो कुछ कमियां रहते हैं, जैसे ओवरी का डेवलपमेंट सही नहीं हुआ होगा, उसको दिखाने के लिए एक बार आप निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से बात कर लीजिए। वो एक बार आपके पशु का जांच करवा लें और जांच करने के बाद वो कुछ उपाय बता सकते हैं जो कि मेडिसिन मिलते हैं, जो कि प्रॉपर उसका गर्भधारण करवा सकते हैं। इसके अलावा छोटे से कुछ भी चीज़ें होते हैं जैसे कि कीड़े होते हैं, जो पेट के कीड़े होते हैं, अगर कीड़े भी हैं तो उसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो वो भी आप एक बार उसका फीकल सैंपल जांच करवा लें, और कीड़े अगर हैं या नहीं तो प्रॉपर जांच करवा के एक बार देख लीजिए, तो मुझे लगता है ये सही हो जाएगा। क्योंकि गिर नस्ल बहुत अच्छा है, तो कुछ तकलीफ नहीं आना चाहिए इसके लिए। ठीक है। सुशांत पटनायक है एक और दर्शक जिन्होंने ओडिशा से हमें कॉल किया है। जी पटनायक साहब, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो। हेलो, जी जी नमस्कार, बताइए सवाल बताएं अपना। मुर्गी पालन का प्रशिक्षण कहाँ मिलता है? नहीं समझ आया आपका सवाल, फिर से बताइए। मुर्गी पालन का प्रशिक्षण कहाँ मिलता है? मुर्गी पालन आप करना चाहते हैं, ठीक है। और ये जानना चाहते हैं कि इनके क्षेत्र में मुर्गी पालन क्या हो सकता है? मुर्गी पालन की लगभग सारे ही क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। अगर विस्तृत दृष्टि से देखें तो मुर्गी पालन दो प्रकार का होता है। एक वो जो हम घर के पिछवाड़े पे पालते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बैकयार्ड पोल्ट्री, और दूसरा जो बहुत एडवांस स्टेज पे हम मुर्गी को पालते हैं और आजकल वो उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग लेते हैं। प्रयास ये करना चाहिए कि शुरुआती तौर पे आप कम संख्या में मुर्गी को पहले पालने का प्रशिक्षण प्राप्त करें। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत संसाधन आपको कितने आवश्यक हैं, उन संसाधनों के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त करें। अगर मीडियम स्तर पर या बीच वाले स्तर पर आप इस व्यवसाय को करना चाहते हैं तो आपको खासकर धन के क्या स्रोत होंगे और आपके पास क्या संसाधन हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहिए। और फिर नस्ल का चयन करना चाहिए कि आप अंडे की मुर्गी पालना चाहते हैं, अंडा देने वाली मुर्गी पालना चाहते हैं, या मांस उत्पादन वाली मुर्गी पालना चाहते हैं, या मुर्गियों की अन्य नस्लें जो इस देश में उपलब्ध हैं उनको पालना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास जापानी बटेर भी है, हमारे पास चीनी मुर्गा या गिनी फाउल भी है, हमारे पास टर्की भी है। तो आप किस प्रकार की मुर्गी पालना चाहते हैं वो भी आपको निर्धारित करना होगा। और संसाधनों के जो आपके पास उपलब्ध हैं, आपके पास धन की उपलब्धता है, उनके आधार पर सामान्यतया विशेषज्ञों की ये सलाह होती है कि आप पहले छोटे स्तर से इस कार्य को प्रारंभ करें, और जैसे जैसे इस कार्य में आप निपुण होते जाएं, आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते जाएं और धीरे धीरे उसमें वृद्धि करते जाएं। तो ये पूर्णतः आपका चयन होगा। जहाँ तक उड़ीसा का सवाल है, उड़ीसा में अगर आप थोड़ा बैकयार्ड से और मीडियम स्केल से प्रारंभ करेंगे तो उचित होगा। अंडा देने वाली अगर मुर्गी पालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको व्यवस्था करनी होगी, उसकी व्यवस्थाएं अलग हैं। और जो मांस उत्पादन वाली मुर्गी है ब्रॉयलर, उसकी भी व्यवस्थाएं अलग हैं। पर ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके जो विचार है वो क्या है, आपके संसाधन क्या हैं, और आपके जो धन का या पूंजी का स्रोत है वो क्या है। और उसके साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो ये भी होता है कि आपका जब उत्पाद बाजार में जाने के लिए तैयार होगा तो उसके विपणन की व्यवस्था क्या है, ताकि आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें कि कम से कम लागत से ज़्यादा मुनाफा उठा सकें और उसके अनुरूप कार्रवाई करें। जी बिल्कुल। तो एक कॉलर है पश्चिम बंगाल से, इन्होंने हमें कॉल किया है, आइए बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बताइए। जी बताइए, सवाल बताएं अपना। हाँ, हम बॉयलर पालन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम हमारा क्वेश्चन है जो हम मार्केट में तो बॉयलर फीड मिल जाएगा, लेकिन हम तैयार करके बना के देगा तो उसको अच्छी वेट मिलेगा बॉयलर को?
और हमको सेकंड क्वेश्चन है, जो ग्रोथ प्रोमोटर मार्केट पर मिलेगा वो क्या है? ग्रोथ प्रमोट करता है। दूसरा सवाल आपका समझ नहीं आया जी, फिर से बताइए, दूसरा सवाल क्या है आपका? ग्रोथ प्रोमोटर नाम के एक मिलता है मार्केट पर, ग्रोथ प्रोमोटर। बिल्कुल समझ गए हम आपका सवाल। डॉक्टर साहब क्या बताएंगे आप? ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। सामान्यतः हमारे यहाँ जो ब्रॉयलर का प्रोडक्शन है, खासकर पश्चिमी बंगाल में काफ़ी वृहद स्तर पर देखा गया है और लोग कर भी रहे हैं। आपका जो बेसिक सवाल था वो ये था कि अगर आप अपने स्तर से फीड को बनाते हैं और उसमें सोया की मात्रा बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो क्या ग्रोथ ज़्यादा होगी या उसकी बढ़ोतरी ज़्यादा होगी। तो सुशांत जी, मेरा एक आपको मशवरा है कि जो ये पक्षी है, जो ब्रॉयलर है, वो ब्रॉयलर पहले जो 2 महीने में बाजार जाने के लिए तैयार होता था, अब उस वृद्धि को वो 28 दिन में प्राप्त कर लेता है। 1 किलो से 1.5 किलो हो जाता है। सो प्रतिदिन उसकी आहार व्यवस्था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इसमें उसको बहुत ही संतुलित आहार देना होता है। और ख़ासकर जब उसमें ग्रोथ हो रही हो तो उस समय पे हमको उसको स्टार्टर राशन देना होता है। जब वो बड़ा हो चुका होता है तो और बाज़ार में जाने के लिए तैयार होता है तो फिनिशर राशन देना होता है। सामान्यतया इसका जो हम लोग चयन करते हैं वो पहले 4 हफ्ते स्टार्टर राशन और उसके बाद फिर हम लोग फिनिशर राशन देते हैं। इसको कई जगह पे खासकर जो नए नीति बन रही हैं, जो लोगों के नए फीडिंग शेड्यूल्स बन रहे हैं, उसके अनुसार 3-3 हफ्ते में इसको बांट दिया गया है। पहले प्रथम 2 सप्ताह हम उनको स्टार्टर राशन देते हैं और उसके बाद फिनिशर राशन प्रारंभ कर देते हैं, ताकि मुर्गी में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि दर हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मांस का उत्पादन हो और बाजार में जाते समय उसका वजन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। रही बात ग्रोथ प्रोमोटर की, तो आजकल अगर आप देख रहे हैं तो ग्रोथ प्रोमोटर कई तरीके के होते हैं। इस स्तर पे इसको समझना बूझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे देश में 2-3 समस्याएं इस समय चल रही हैं। एक तो एंटी माइक्रोबियल रेसिड्यू की प्रॉब्लम है और कई ग्रोथ प्रोमोटर हैं जो नेचुरल ग्रोथ प्रोमोटर हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु संतुलित भोजन के सबसे ज़्यादा आवश्यक है और उसमें अगर ग्रोथ प्रोमोटर डालते हैं तो आपको कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप भोजन को संतुलित रखते हैं तो ग्रोथ प्रोमोटर की आपको आवश्यकता होती ही नहीं है। जी। और दूसरा, अगर आप पक्षी को एक सामान्यतया स्वस्थ वातावरण में रखते हैं तो उसमें भी ग्रोथ प्रोमोटर की आवश्यकता नहीं होती है, उसको सामान्य तरीके से आप पाल सकते हैं। किंतु हमेशा याद रखिए कि अगर आपका आहार संतुलित नहीं होगा, आपका आहार पक्षी की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होगा, तो आपको पक्षी में वृद्धि दर नहीं मिलेगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पक्षी का चुनाव, जो उसका जर्मप्लाज्म है वो बहुत अच्छा हो और दूसरा उसको जो आप फीड देते हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का और संतुलित हो। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर अजय की, माफ़ कीजिएगा डॉक्टर पंकज, की जो अगर आप संतुलित आहार देते हैं तो वैसे ही आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप मुर्गियों को संतुलित आहार दें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ,
माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन पर और साथ ही मुर्गी पालन पर भी। हमारे साथ एक कॉलर है, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, मैं खिलावन देसी छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी जी, बताइए क्या सवाल है आपका। क्या है मैडम जी कि अब गिर नस्ल की गाय पालना चाहते हैं, तो हमारे क्षेत्र में उपयुक्त रहेगा कि नहीं रहेगा जी? क्या जानना चाह रहे हैं आप? हमारे क्षेत्र में उपयुक्त रहेगा कि नहीं रहेगा? आपके क्षेत्र में उपयुक्त रहेगा कि नहीं? जी सर, जरूर उपयुक्त रहेगा। देखिए देसी नस्ल की बात, हम गाय की नस्ल की बात कर रहे हैं, ये हमारे भारत के ही हैं, ये कहीं बाहर के नहीं हैं, ये हमारे एरिया के ही हैं, तो इसको हम पालन कर सकते हैं। और ज़रूर आपके एरिया में कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर आप मतलब दूध उत्पादन के लिए रखना चाहते हैं तो गिर रख सकते हैं, साहिवाल रख सकते हैं, उसमें कुछ दुविधा नहीं होगी। इसके अलावा ये भी हम बता सकते हैं कि भारत सरकार की तरफ से और भी योजनाएं शुरू की गए हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, जो कि IVF भी आप करवा सकते हैं अपने जो भी घर में पशु है, जो गाय है, उसका IVF आप करवा के गिर या एक साहिवाल हो या जो भी आप भैंस का भी चाहते हैं, मुर्रा चाहते हैं, जहाँ भैंस रखते हैं लोग, तो वो भी आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं, जिसके लिए भारत सरकार की तरफ से 5,000 रुपये की एक सब्सिडी भी रखी गई है, तो उसका भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से आप देसी गाय अगर आप पालना चाहते हैं या फिर डेयरी लगाना चाहते हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु के अनुकूल ही होती है, तो बहुत ज़्यादा इसमें समस्या नहीं होती है। अब मैं डॉक्टर पंकज आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल भी आए, लेकिन जो मुख्य सवाल थे उन पर अभी तक हम नहीं जा पाए हैं। तो जो नए हमारे मुर्गी पालक हैं, अगर वो शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपने ज़्यादातर हमारे किसानों को ये बताया कि कम से शुरुआत करें। मुख्य बातें कौन कौन सी होती हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब भी मुर्गी पालन का व्यवसाय आप अपनाना चाहें तो मुख्य बातें हमने कर ली कि हमें सबसे पहले अपने जो हम करने जा रहे हैं उसके बारे में पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए और उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जानकारी लेने के बाद अपने संसाधनों को तलाशना चाहिए और अपने पूंजीगत व्यय जो आप करने की स्थिति में हैं उसका एक असेसमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसका जो प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि ये जो मुर्गी और मुर्गी से पाए जो प्राप्त होते हैं उत्पाद, वो सब पेरिशेबल नेचर के होते हैं, उनको लंबा समय तक आप स्टोर करके अपने पास नहीं रख पाते हैं। तो जैसे ही वो तैयार होते हैं उनको तुरंत मार्केट में भेजने के लिए विपणन की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो एक बहुत चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। तो शुरुआती तौर पे हम इसलिए कहते हैं कि आप छोटे स्तर से इस व्यवसाय को प्रारंभ करें, क्योंकि उसमें अगर आपको कुछ आगे पीछे या नफ़ा नुकसान भी होता है तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, आप दोबारा से उस व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं। और जो मात्रा प्रोडक्ट की आपके पास होती है उसकी भी विपणन व्यवस्था आप बहुत आराम से अपने स्तर पे कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं हमारे देश का जो उत्पादन का स्थिति है वो काफ़ी वृहद स्तर पे हो रहा है, और पूर्व में भी हम लोगों ने इस बात पे चर्चा कर ली है कि भारत ने अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है, मुर्गी और मुर्गी के उत्पाद की दृष्टि से वैश्विक स्थान भी बना लिया है। और इन सारे उत्पादों का लगभग 20 से 27% हमारा इस बैकयार्ड से आता है, जो हमारे घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन होता है उससे आता है। और इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये होती है कि जब ग्रामीण परिवेश में हमारे किसान भाई इसको घर के पिछवाड़े पे एक सहयोगी धंधे के रूप में अपनाते हैं, अपने कृषि कार्यों के साथ साथ 50 या 100 मुर्गियों को पीछे रख करके उनसे इस व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं, तो होता क्या है, उसके जो अंडे प्राप्त होते हैं वो आपके परिवार के इस्तेमाल करने के लिए भी होते हैं। आपको एक संतुलित प्रोटीन और संतुलित आहार की प्राप्ति आपको और आपके परिवार को होती है। उसके साथ साथ कभी जब आवश्यकता पड़े तो ये मुर्गी आपके लिए एक ATM का कार्य भी करती है। आप उसको रूरल मार्केट में 100, 200, 250 रुपये में बेच भी सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो इन दो उद्देश्यों के साथ साथ अगर इस व्यवसाय को आप रखते हैं तो आपको फ़ायदा भी होता है, और धीरे धीरे जब आप इस मुर्गी पालन के व्यवसाय में परिपक्व होते जाते हैं तो इस व्यवसाय को थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में विपणन की व्यवस्था बहुत ज़्यादा हमें करनी नहीं होती है। पर हाँ,
भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई समस्या है तो वो है मुर्गी की एक विपणन व्यवस्था, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट हमारे भारत में नहीं है। यद्यपि अब हम लोग औद्योगिक स्तर पे पहुंच गए हैं और अब बड़ा इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी अभी हमारी जो मार्केटिंग की व्यवस्था है, जो विपणन की व्यवस्था है, बहुत ही प्राथमिक टाइप की है। सप्लाई चेन जो है वो और भी बेहतर होने की उम्मीद हम कर सकते हैं, तभी और बेहतर हमारे जो मुर्गी पालक है उन्हें लाभ होगा। एग्जैक्टली और उसके साथ साथ अब तो हम लोगों ने पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कंज्यूमर तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी संभाल ली है। सो जितने एंसिलरी यूनिट्स हैं जो मुर्गी पालन के व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनने भी काम किया है। आपने कोरोना के समय पे देखा कि अगर आपको मुर्गी की या मुर्गी के मांस की या मुर्गी के अंडे की आवश्यकता थी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी ये सारी चीज़ें उपलब्ध थीं। आप चाहते जिस समय आप चाहें उस समय पे इन उत्पादों को अपने घर पे बैठे हुए प्रोसेस्ड हों या रॉ हों आप बुलवा सकते थे। तो धीरे धीरे इसकी विपणन व्यवस्था ने एक नया आयाम लेना शुरू किया है, डिजिटल मार्केटिंग भी शुरू हुआ है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने के बाद इसकी मार्केटिंग थोड़ी सी ईज आउट हुई है। उसके साथ बड़ी बड़ी कंपनियों ने एक दूसरे के साथ साझेदारी भी शुरू की है। तो जिनको अगर बड़े लार्ज स्केल में मुर्गी के उत्पादों की आवश्यकता होती है, जैसे चिकन की आवश्यकता होती है या अंडों की आवश्यकता होती है, तो वो बैकवर्ड लिंकेजेस अपने डेवलप करते हैं कि कुछ फार्म्स और फार्मर्स के साथ बात करते हैं। उनके जितने भी उत्पाद होता है वो डायरेक्ट लेते हैं और अपने अनुरूप उनको पैदा करवाते हैं, जिससे वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी धीरे धीरे जैसा कि आप बता रहे हैं कि और ऑर्गेनाइज्ड होता जा रहा है ये सेक्टर। और आइए कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। हरदीप जी हैं फोन लाइन पर। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है हेलो किसान में। सवाल बताइए अपना। हाँ जी मैडम जी, हम गौ का डेयरी फार्म करना चाहते हैं, जो थारपार और साहिवाल जहांगीर नस्ल, इन तीनों में से कौन सी अच्छी है और कहाँ से हमको इसका प्रावधान होगा? ठीक है बिल्कुल हरदीप जी, हम आपका सवाल समझ चुके हैं। अधिराज जी क्या बताना चाहेंगे? देखिए हरदीप जी, आपने जो पूछा कि साहिवाल भी बहुत अच्छा है। थारपारकर देखिए, थारपारकर साहिवाल अगर देखेंगे सिर्फ दूध उत्पादन के लिए रखना चाहते हैं तो साहिवाल बहुत ही अच्छा है। और थारपारकर अगर देखेंगे ये डुअल पर्पस है, मतलब इससे दूध का लाभ भी ले सकते हैं और अगर मतलब मेल काफ हो गया तो उसको आप मतलब खेती में भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ बहुत अच्छे हैं आपके राजस्थान के लिए। और हमारा एक जो मैंने पहले भी बताया था एक कि राजस्थान में हमारा सूरतगढ़ में एक सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म है जहाँ पे थारपारकर की उपलब्धि भी हो सकती है। वहाँ से आप पूछताछ कर सकते हैं और कहाँ अवेलेबल है बता सकते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं इसकी फ़ायदा। जी बिल्कुल। साथ ही अधिराज जी ये बताया कि जैसे कि आपने हमें ई गोपाला ऐप के बारे में भी बताया था कार्यक्रम से पहले, हम जब चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया था कि ये बहुत हमारे किसानों के लिए अच्छी सुविधा है। तो किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं और किस किस तरह की जानकारी या फिर सर्विसेज इस ऐप पर उपलब्ध हैं? जैसे कि अभी सर ने बताया था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अब सारी चीज़ें अवेलेबल हो रहे हैं, तो वही डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट करने के लिए और किसानों को सुविधा मिलने के लिए ये ई गोपाला ऐप का भी लॉन्च जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी से करवाया गया था। तो ये जो हुआ था तो इसमें क्या है, आप अगर कोई अच्छे नस्ल के पशु चाहते हैं, जो गाय है या भैंस है वो भी चाहते हैं, वो वहाँ पे रजिस्टर्ड है तो उसको आप ख़रीदारी कर सकते हैं और उसके जो किसान है उससे बात करके ये ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो सीमेन जो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए चाहिए वो भी वहाँ अवेलेबल है और कहाँ से आप ले सकते हैं वो भी सारा, और उसके पर्टिकुलर प्राइस के साथ कितना मूल्य है वो भी अवेलेबल है, किस सांड का है वो भी सारा चीज़ अवेलेबल रहता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो एम्ब्रियो अगर चाहते हैं, अगर कोई IVF करना चाहता है तो उसके लिए एम्ब्रियो अवेलेबिलिटी भी वहीं दिया गया है। इसके अलावा उसमें कुछ छोटे छोटे चीज़ें दिए गए हैं कि कोई अगर रोग आ जाता है, मतलब छोटा कंडीशन आ जाता है, उसका कैसे घरेलू उपचार हम कर सकते हैं। हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसको लगा के हम, जैसे कोई पत्ता हो या कोई फूल हो, उसको लेके हम कोई एक छोटा सा अगर बुखार आ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसका हम इलाज कर सकते हैं। वहाँ पे इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज का भी वीडियोस दिया गए हैं जिसका फ़ायदा कोई किसान ले सकता है। उसके अलावा पोषण का भी वहाँ पे प्रावधान रखा गया। अगर कोई किसान उसमें रजिस्टर करते हैं, अपने पशु को दूध दे रहा है, 5 लीटर दूध दे रहा है या 10 लीटर दूध दे रहा है, उसके हिसाब से उसको जितना
पोषण चाहिए उसका भी कैलकुलेशन वो करवा के अपने हिसाब से वो ले सकता है। जी चलिए, तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी लाभ हमारे पशुपालक ले सकते हैं, और ख़ास तौर पर ये ई गोपाला ऐप है जिससे खुद प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, और इससे बहुत तरह की सुविधाएं आपके बिल्कुल डोर स्टेप पर भी मिलेगी। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी लोग किसान जारी है, बने रहे हमारे साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। अगर आपके कोई सवाल है तो ज़रूर हम तक पहुंचाएं, हमारे एक्सपर्ट से अपने सवालों के जवाब लें, क्योंकि अभी भी कार्यक्रम में समय बाकी है, तो इसलिए हमारा प्रयास होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स के सवालों को हम कार्यक्रम में शामिल करें। तो आपके कॉल्स का इंतज़ार है। इस बीच हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पंकज, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस किस तरह की नस्लों का चुनाव हमारे जो पशुपालक हैं, मुर्गी पालक हैं, वो करें। लेकिन उससे पहले एक हमारे साथ कॉलर है, हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास एक गाय है, उसके 5 किलो दूध है, उसको मैं 2 किलो बंटा दे रहा हूँ, नवनीत का बसुआ दे रहा हूँ जी। तो उसके बसा नहीं निकलती, 20 ग्राम घी आता है 1 किलो में। देखो सब समझ रहे हैं आप इनका सवाल? तो उसके बसा नहीं निकलती है। क्या नहीं निकलती है? घी है ना, घी। वसा नहीं, वसा कम रहता है। 20 ग्राम ही आता है। ठीक है, चिकनाहट इनके कहने का मतलब है कि दूध में नहीं आती उतनी अच्छी। जी देखिए इसका कारण है ये फैट नहीं आ रही है, जिसके हुए आप जो दूध बेच रहे हैं उसका प्राइस भी कम हो रहा है। आप जो आहार देते हैं उसको संतुलित आहार दीजिए। जो कमर्शियल फीड मिलता है वो कमर्शियल फीड बाहर से खरीद के दीजिए, और उसके साथ आप उसको हरा चारा का भी सफिशिएंट हरा चारा दीजिए। मिनिमम उसको ये 5-6 लीटर दूध दे रहा है तो मिनिमम 25 किलो हरा चारा उसको रेगुलर चाहिए। ये देखिए। दूसरा चीज़ है, आप कमर्शियल फीड जो मिल रहा है बाहर गाय के लिए मिल रहा है उसका अवेलेबिलिटी करवाइए। अगर हम देखते हैं कि जो पोषण हम देते हैं तो अगर वो हर 2.5 लीटर दूध के लिए 1 किलो कमर्शियल फीड हमें उसको देना चाहिए। तो इसका एक बार देखिए। दूसरा चीज़ आपको देखना होगा कि अगर कुछ मिनरल मिक्सचर उसके फीड में डाल सकते हैं, वो डालने से भी अगर डेली 50 ग्राम अगर मिनरल मिक्सचर जो मिल रहा है बाहर कमर्शियली अवेलेबल है, फीड सप्लीमेंट की तरह अवेलेबल होता है, उसको भी आप डाल के उसके आहार में डालिए, तो इसके हिसाब से आपका जो गाढ़ापन आ जाएगा दूध में। जी जी बिल्कुल।
और डॉक्टर पंकज, जैसे कि मैं जानना चाह रही थी आपसे कि कौन कौन सी नस्लें हैं जो सक्सेसफुल हैं, जो अलग अलग जो उद्देश्य है हमारे मुर्गी पालकों के, उसके अनुसार जिसका चुनाव कर सकते हैं। देखिए, नस्लों के मामले में भारत इस समय मैं अगर कहूँ कि सबसे सर्वप्रथम है और सबसे उच्च स्थान पर है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास से विभिन्न जो हमारे इको क्लाइमेटिक जोन हैं उनके हिसाब से और उत्पादन की दृष्टि से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बर्ड्स तैयार कर लिए हैं। हमारे पास अगर घर के पिछवाड़े में पाले जाने वाली मुर्गियों की करीब 13 से 17 नस्लें हमारे पास उपलब्ध हैं। अलग अलग इलाकों में ये विकसित की गई हैं और उन इलाकों में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। अगर विकसित उत्पादन वाली मुर्गियों को अगर हम देखें तो अंडा देने वाली हो या ब्रॉयलर हो, उस पे भी उत्पादन की दृष्टि से उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और हमारे पास वो सारी नस्लें जो विश्व के किसी भी कोने में मौजूद हैं वो भारत में मौजूद हैं। और इनकी विपणन व्यवस्था भी देखें, इनकी उपलब्धता भी देखें, तो जो हमारे यहाँ की प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो हमारे यहाँ की सरकारी हैचरीज भी हैं, उसमें इनका उत्पादन अपेक्षाकृत जितना भी आवश्यकता है उस स्तर पर किया जा रहा है। और बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है कि हम थोड़े ही समय में अंडा उत्पादन करने वाले दूसरे देश बन जाएं वैश्विक स्तर पर। तो ये सारी चीज़ें इन बातों पे डिपेंड करती हैं कि हमारे पास चूज़ों की उपलब्धता है कि नहीं है। आवश्यकता के अनुरूप चूजे की मांग बढ़ती और घटती रहती है, क्योंकि आपने देखा है कि भारत हमारा जो है वो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। श्रावण के मास में मुर्गी के खपत पे कमी आ जाती है, गर्मी के दिनों में कमी आ जाती है और जाड़ों में ये अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। जी, तो इसकी मांग के अनुरूप इसका उत्पादन हमारे यहाँ किया जा सकता है और जो कंपनियां हैं वो आपके घर तक आपको ये चूजे उपलब्ध करा सकती हैं। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से, इन्होंने फ़ोन लगाया है, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल? हमारा सवाल है पोल्ट्री फार्म से ना ही। हाँ जी, बॉयलर का फार्म किया हुआ हमने। तो उसमें मुर्गे मरते हैं तो उसकी टांगें पीछे को होकर हो जाती है जब मरते हैं। अच्छा, ठीक है। ये किस तरह की बीमारी हो सकती है? ये दो तरीके की बीमारियां आपकी हो सकती हैं, परंतु इसका चिकित्सकीय परीक्षण और इसका शव परीक्षण आवश्यक रूप से करा लें और चिकित्सक की सलाह लें, क्योंकि नॉर्मल आप जो बता रहे हैं और मैं समझ पा रहा हूँ, दो समस्याओं के कारण ये हो सकता है। एक कि आपने मुर्गी को प्रथम दिवस पे जो टीका लगाना होता है, जो हैचरी के स्तर पे टीका लगाना होता है, वो होता है मैरेक्स डिसीज़ का, जिसके कारण दोनों टांगों में पैरालिसिस होता है। उस कारण में अगर प्राथमिक स्तर पर आप देखें और 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर ये बीमारी हो रही है तो वो उस कारण से हो सकती है। और अगर 3 से 4 सप्ताह के अंतर पे ये बीमारी हो रही है तो वो सामान्यतया जो हमारा B2 होता है उसकी डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन B2। तो B कॉम्प्लेक्स का भरपूर उपयोग करें उसके लिए। अगर उससे करेक्ट हो जाता है तो ये मानिए कि वो विटामिन के कारण है। परंतु अगर जब इसमें मृत्यु दर हो रही है या ये पक्षी अपंग हो रहा है तो इसका चिकित्सकीय परीक्षण जरूर कराएं और ये जानने का प्रयास करें कि ये बीमारी के कारण हो रहा है या ये किसी डेफिशिएंसी के कारण। मैरेक्स के बारे में जैसा आपने बताया डॉक्टर साहब, तो उसमें भी बताते हैं कि बहुत एकदम शुरुआत में ही चूज़ों को टीका लगा देना चाहिए। तो अगर आप टीका नहीं लगवाया तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कहीं ये चूक तो आपसे नहीं हो गई है। चलिए, अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया। अधिराज जी, आप अंत में कुछ हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? ये हम बताना चाहते हैं कि हमने भी बहुत सारे देसी नस्ल के बारे में भी बात की और एक भारत सरकार का ये भी जैसे प्रोत्साहित किया जाए जो कि अच्छी देसी नस्ल पाल रहे हैं भारत में, उस तरीके के जो पशुपालक हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम रखे जाते हैं। उसमें भी एक चीज़ है गोपाल रत्न अवार्ड, जो कि पुरस्कार राशि दी जाती है। फर्स्ट को 5 लाख की और सेकंड को 3 लाख की और थर्ड को 2 लाख की राशि दी जाती है। तो ये भारतवर्ष में वर्ष में एक बार किया जाता है। तो इसमें भी भाग लें और देसी नस्ल के लिए सुधार के लिए जो हमारे पशुपालक हैं जी बिल्कुल। तो देखिए, हमारे पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए भी इस तरह के पुरस्कारों की व्यवस्था है। सरकार चाहती है कि अगर आप प्रयत्न करते हैं, आप अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और साथ ही लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं, तो ये पता चलना चाहिए और इसीलिए इस तरह के पुरस्कार भी दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को, आप स्टूडियो में इतने विस्तार से और इतनी अच्छी चर्चा की, सवालों की जवाब भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हमारे हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगला हमारा विषय क्या होगा डालते हैं उस पर नजर।
कल का हमारा विषय है लीची के फलों की तुड़ाई उपरांत प्रबंधन किस तरीके से की जाए, यानी तुड़ाई के बाद किस तरह से लीची का प्रबंधन किया जाए, और कपास फसल की देखभाल। इन दोनों विषय से जुड़े विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में कल रहेंगे। आप अपने सवालों के साथ तैयार हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप नोट कर लें हमारा ईमेल पता, ये है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाए, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा आईडी खुल जाएगा, जिसे लाइक करें, फॉलो करें। मैसेंजर के माध्यम से या फिर वॉल पर भी अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। और इससे भी आसान तरीका है हमारा DD किसान का हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में आप इस नंबर पर कॉल करें। ये भी आपको बता दें कि निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लगेगा, और अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करवाएं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो चलते चलते आपको ये भी बता दें कि अब आप हेलो किसान हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करें और देखिए YouTube चैनल पर हेलो किसान। फिलहाल लेंगे यहाँ पर आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। कैसा सूक्ष्म विज्ञान।